दूध जो है 2014 में आपको मालूम है कितना दूध यहाँ पैदा होता था? 140 मिलियन टन, यानी 14 करोड़ टन। 2014 तक तो कुल 74,000 टन पैदा ही होता था, और आपको ताजुब होगा कि आज की तारीख में 1,42,000 टन उत्पादन हो रहा है। फोटो स्टेट निकाल रहा है। वो लोकल लोग जो खुरापाती लोग हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई बड़े पैमाने पर जिस तरह से यहाँ पर नकली नोट की सप्लाई होती थी, देश की नसों में जहर घोला जा रहा था कि 17 करोड़ लोग, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, जो एक्यूट पॉवर्टी, यानी उनको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं कि दिन में एक समय खाना मिला, कभी कभी वो भी नहीं मिला। ये किसान आंदोलन मनीष जी बहुत बड़ा हुआ था, और लग रहा था किसान यहाँ भूखों मरा जा रहा है, ये बता रहे थे ये सारे लोग। अब किसान केवल वो नहीं है जो अनाज पैदा करता है, दर्शकों को अब बताता हूं, और ये आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे और उनकी सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां। मनीष जी, इस देश में दूध पैदा करने वाला दूध जो है 2014 में आपको मालूम है कितना दूध यहाँ पैदा होता था? 140 मिलियन टन, यानी 14 करोड़ टन। 14 करोड़ टन दूध इस देश में पैदा होता था भारत के अंदर 2014 में, और आज उसकी जो संख्या है वो 240 मिलियन टन है। जो 14 करोड़ मिलियन टन दूध पैदा होता था वो 24 करोड़ मिलियन टन पैदा हो रहा है आज की तारीख में। ये 10 करोड़ टन जो दूध बढ़ा है, 72% ये बढ़ोतरी है। और ये किसान ही करते हैं, ये कोई टाई पहन के कोई मैनेजर नहीं जाता, कोई MBA करने वाला उसको नहीं करता। ये किसानों की ही बात कर रहा हूँ। तो सीधे 72% तो दूध के उत्पादन में वृद्धि ये बता रही है किसानों का क्या हुआ। लेकिन एक पहलू अभी, मछली भी कृषि में आती है, और मछली उत्पादन करने वाले बेचारे मछुआरे, उनकी जरा दशा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा चमत्कार किया, जरा इसको सुनिए कि मनीष जी 2014 में इस देश के अंदर मछली का उत्पादन 96 लाख टन था, 96 लाख टन। और अभी 2025 चल रहा है, ये आंकड़ा 2024 का ही है, कि 2024 में आपको मालूम है कितनी मछली पैदा हुई है? 184 लाख टन। 184 लाख टन, यानी 92% ज्यादा। ये मैं अभी किसानों की ही बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं किसान तबाह हो गया और किसान की कैसी नंगनाच किया था। तो 72% दूध ज्यादा इस देश में उत्पादन हो रहा है 2014 की तुलना में, और 92% मछली ज्यादा पैदा हो रही है। इसका लाभ किसको मिल रहा है? ये कोई जवाब देगा इनका? और आ जाइए मनीष जी, एक ऐसी किसानी का धंधा मैं कह रहा हूँ कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसमें शहरी लोग भी जुड़े हैं और जिसमें ग्रामीण लोग तो बहुत बड़ी संख्या में जुड़े ही हैं। अंडे का कितना बड़ा व्यापार है, आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उसके ऊपर। मनीष जी 2014 में हिंदुस्तान में 74 बिलियन अंडा पैदा होता था, 74 बिलियन पीस पैदा होते थे हिंदुस्तान के अंदर। और आज की तारीख में मालूम है वो संख्या कितनी बड़ी है? वो संख्या 142 बिलियन हो चुकी है, यानी करीब समझिए 92% इसमें भी वृद्धि हुई है, दुगना हो गया। तो इसका सवाल मेरा ये है कि ये दुगना जो हुआ है, 92% आप दुगना मान लीजिए, तो पहले उसी जितने में पूरे किसान उसके अपना गुजारा कर रहे थे, आज के समय में उसका उत्पादन दुगना हो गया। तो किसान या तो किसान क्या कर रहा है आज की तारीख में? कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? ये 2014 तक जितना उत्पादन हो रहा था उसका दुगना उत्पादन मैं बता रहा हूँ। और इसको जाकर आप कहीं पे भी चेक कर लेंगे, दर्शकों से कहूंगा गूगल में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ये किसानों की जो गाना गाते हैं, उन किसानों के नाम पर कितना बड़ा झूठ इस देश में बोला जा रहा है। और मुझको हमेशा मुझे कोफ्ते ही रही कि इसका सही मंच पर आकर इन बातों को सही ढंग से आकर भाजपा को या सत्ताधारी दल को रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखते। आज 11वीं सालगिरह है और इस देश से जो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है वो बता रहा हूँ। तो मनीष जी, किसी ने सोचा था क्या कि जितना दूध इस देश में पैदा हो रहा है उसका दुगना हम पैदा करने लगेंगे 10 साल में? जितना यहाँ मछली पैदा हो रही है उसकी दुगनी पैदा होने लगेगी इस देश के अंदर। जितने अंडे यहाँ पैदा हो रहे हैं उतने उसके दुगने अंडे यहाँ पैदा होने लगे। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये किसकी जेब में जा रहे हैं?
और ये जमीनी सच्चाई है। और एक और बताता हूँ, दर्शकों को आनंद आएगा कि मतलब कितने प्रधानमंत्री मोदी ने कितने सूक्ष्मता के साथ किन किन क्षेत्रों को छुआ है। दो बड़े छोड़ दीजिए, अब आता हूँ सूक्ष्म पे। शहद, मनीष जी, शहद शहद की खेती बहुत, कितने लोग सुनते होंगे, कितने लोग करते होंगे कि उत्तर 2014 में यहाँ पर 74,000 टन शहद पैदा होता था हिंदुस्तान के अंदर। टोटल उत्पादन जो था 74,000 टन था। आज की तारीख में वो 1,42,000 टन है। दुगना दुगना है ये। 87% हुआ ये। एक और इसका एक दूसरा और बड़ा नायाब इसका एक नमूना और देता हूँ कि 2014 तक तो कुल 74,000 टन पैदा ही होता था, और आपको ताजुब होगा कि आज की तारीख में 1,42,000 टन उत्पादन हो रहा है, और उसमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो 75,000 टन एक्सपोर्ट कर, जितना हमारा कुल पैदा होता था उतना आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं शहद। तो आप सोचिए क्या अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। और ये जो आज ये चौथा स्थान पहुंचा है भारत, तो ये इन लोगों की मेहनत है, ये इन किसानों की मेहनत है, और इस देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। उन्होंने बहुत पहले जो है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो हमेशा मछली उत्पादन पे, अंडे के उत्पादन पे, शहद के उत्पादन पे और दूध के उत्पादन पे, और ये सारे धंधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए हैं मनीष। ये जो दुगना अंडा पैदा हो रहा तो उसको ज्यादा लोगों ने पैदा किया जो 2014 में थे, उससे बड़ी संख्या है जो आज इसको उत्पादन कर रहे होंगे, और जो दुगना अंडा है उसको बेचने वालों की संख्या बढ़ी। तो ये एक पूरा चेन बनाती है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये आप सोचिए कि क्या कमाल हुआ है कृषि के क्षेत्र में। और आखिरी आता हूँ अनाज। तो अनाज में तो न जमीन बढ़ी न कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो 264 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था 2014 में, आज की तारीख में वो बढ़कर 333 मिलियन टन है। ये करीब करीब 24-25% इसमें भी वृद्धि है। तो ये किसानों की तबाही का संदेश है ये। तो मैंने एक तरफ आपको बिल्कुल वो बाबू वाला बताया जो टाई पहन के शेयर मार्केट में अंदर होते हैं, उनको क्या लाभ मिला है, और एक बिल्कुल जमीन से जुड़े जो खेती करते हैं उनको जो देश में क्या लाभ मिला है। ये है प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल का कमाल। और इसको चैलेंज है कि कोई आकर जरा तथ्यों के साथ बात करे मुझसे। बिल्कुल, आमतौर पर यही चीज होती है कि लोग तथ्यों के साथ बात नहीं करते, फरेब के साथ इस चीज को ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि कुछ कहीं से कोई आंकड़ा उठा लिया, किसी अखबार, किसी ऐसे विदेशी मैगजीन से, जिस तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है। एक एक फैक्ट के साथ इसीलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक एक फैक्ट के साथ। 3.2 ट्रिलियन डॉलर की रकम यूपीआई ट्रांजैक्शन और नोटबंदी ने एक महीने के भीतर पाकिस्तान में नकली नोटों के सरगना द्वारा दी गई खुदकुशी। पीएम मोदी ने इन्हीं 11 वर्षों के कार्यकाल में नोटबंदी नाम के जादू को हमेशा देश की आत्मा में जिंदा रखा। इस नोटबंदी के नाम पे जो शरारत हुआ वो अद्भुत था। कहते हैं कि इस नोटबंदी ने इस देश का सही मायने में पूरा कायाकल्प कर दिया। अब आता हूं मनीष जी इसी पर जी कि नोटबंदी को मैं इस देश के अंदर सबसे बड़ी एक तरह से बदलाव की बात कहता हूँ। नया इतिहास लिखा गया है कि नोटबंदी कितना बड़ा चेंज लाई है इस देश में। अब दर्शकों से कहूँगा जरा आप ध्यान दीजिए, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आप पहले 2016 से पहले आप कोई भी सामान खरीदने जाते थे तो वो चाहे वो पेट्रोल टंकी वाला हो, चाहे वो बनिए की दुकान हो, या फिर आप कहीं बड़ी जगह हो, कहीं ज्वेलरी की दुकान पे हो, वो पहले यूं करके देखता था नोट, चाहे उसको पूछना हो, लेकिन वो अपने आप को संतुष्ट करता था कि नोट नकली तो नहीं है कहीं। ये था आतंक यहाँ पर नकली नोटों का। और आज की तारीख में कोई नहीं देखता कि यूं करके वो देख रहा हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एकदम बहुत सटीक बात। कोई नहीं यूं करके देखता है एकदम। उसका कारण क्या है मनीष जी? उसका कारण वही है जो 1000 और 500 के नोट को तो हर कोई यूं देखता था। वो एकदम बहुत सटीक इस कदर यहाँ छाए हुए थे। उसका कारण है कि आज की तारीख में 3.3 ट्रिलियन डॉलर जो है
वो हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तरह से देश को कितनी बड़ी व्याधि से उन्होंने मुक्त कराया, कितनी बड़ी बीमारी से मुक्त कराया है, और एक तरह से बूस्टर दिया है देश की अर्थव्यवस्था को। ये सबसे खास बात है, और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में ये नकली नोट तो कहीं इक्का दुक्का, और वो जो पकड़े जाते हैं उनको कभी आप गौर, मैं हमेशा गौर से पढ़ता हूँ कि ये पकड़े गए करके, तो वो कोई प्रिंटर से निकाल रहा है, कोई फोटो स्टेट निकाल रहा है। वो लोकल लोग जो खुराफाती लोग हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई बड़े पैमाने पर जिस तरह से यहाँ पर नकली नोट की सप्लाई होती थी, देश की नसों में जहर घोला जा रहा था, वो खत्म हो गया। और उसका एक कारण भी समझिए कि इसीलिए आज मुझसे किसी ने आग्रह किया था, तो मैंने उनको भेजा भी था लिंक, आज मैं नाम भी बता देता हूँ कि 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी लगी, और उसके ठीक एक महीने बाद 9 दिसंबर 2016 को कराची में जावेद खनानी नाम का आदमी था। जावेद खनानी, याद रख लीजिए। और उस जावेद खनानी ने अपने ऑफिस से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वो इतनी बुरी तरह से डूब गया था कि उसने लाखों करोड़ों के मनी से जाली नोट छपवा के रखे थे। जाली नोट छपवाने में भी पैसा खर्च होता है, और वो नोट उसके पानी हो गए थे, खत्म। तो वो 1 महीने तक उलझा रहा, उसके बाद उसने कूद कर आत्महत्या कर ली। जरा मत खबर दिखा दीजिए, मैंने डाला है इसीलिए ये यूपीआई ट्रांजेक्शन की भी और उसकी दोनों की साथ ही डाली है, ताकि दर्शक उसको देख लें कि क्या कमाल किया है उस नोटबंदी ने। इस देश के बहुत बड़े दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया, और देश को उस बहुत बड़ी व्याधि से, कोरोना की तरह महामारी थी वो। नोटबंदी ने सही मायने में कहा कि यदि देश का कायाकल्प कहीं से हुआ तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें नोटबंदी की है। और पाकिस्तान का यदि अर्थतंत्र चौपट हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नोटबंदी की है। वो भले ही राजस्थान की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हमने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, लेकिन वो बड़ी भूमिका जो थी, मेरे ख्याल से शायद वो डल नहीं पाया शायद। चलिए नाउ, नहीं है, बनी चलिए तो देख, है। जी जी। तो ये दो तथ्य, ये जो है, ये एक 11 साल की कार्यकाल की प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसका नतीजा है कि आज 25 मई को ये खबर आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि हो रही है। तो ये बड़ा बड़ा उपहार है अपने 11 साल पूरे करने पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया है। ये हम देश कहाँ खड़ा था आज से 11 साल पहले, और हम कहाँ पे आके पहुंच गए हैं। तो ये तो हुई आपको जो तत्काल वाली बात। ये मैंने वो बातें बताई जिनके बारे में सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरह का बदलाव होगा इस देश के अंदर। और मैं बता दूं मनीष कि देश में सत्ता परिवर्तन तो हमेशा होते रहे। 1977 में हुआ, 1989 में हुआ, 1997 में हुआ, और कायदे से देखा जाए तो अटल जी आए तब भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन वो लंगड़ा लूला अपाहिज सत्ता परिवर्तन था। 180 सीटें लेके अटल जी बेचारे क्या करते हैं। तो जैसा हुआ, जैसे चला, वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस हमेशा पलट के सत्ता में आई, कभी कभी तो 2 ही 3 साल में आई, बाद में अटल जी आए तो 6 साल उसको इंतजार करना पड़ा। लेकिन 2014 में, और ये इसी भरोसे थे, इन्होंने इतने जाल बिछा रखे थे, इनको था कि बहुत ज्यादा 5 साल चलेगा, 5 साल बाद ये सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी वो जो 5 साल ये सपना देख रहे थे, उसको उन्होंने आज जो है 15 साल का कर दिया। हाँ, ये देखिए नकली नोट के सौदागर की खुदकुशी दाऊद से था खास कनेक्शन। ये दाऊद इब्राहिम लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों को नकली नोट सप्लाई करने वाले और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले शख्स ने पाकिस्तान में सुसाइड कर लिया है। और ये खबर जो है दिसंबर 9 2016 की खबर है, इसमें डेट पड़ी हुई है। ये
करने वाला और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले शख्स ने पाकिस्तान में सुसाइड कर लिया है। इस शख्स का नाम जावेद खनानी है। भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले से जावेद खनानी का धंधा चौपट हो गया और कराची में अपनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया। ये प्रभाव पाकिस्तान में पड़ा था। और अब आप जरा समझिए कि किस तरह यहाँ बिलबिलाते थे विपक्षी और कैसे गाली देते थे जो नोटबंदी को। तो ये पाकिस्तान की ही मदद कर रहे थे। ये बार बार इसी में लगे थे कि नोटबंदी का फैसला वापस ले ले मोदी। क्यों कह रहे थे उसको जरा कारण समझिए। बड़ी लंबी कहानी है इसकी, कभी फिर किसी दिन हम लोग और करेंगे। और जरा बगल वाला देखिए मनीष जी, यूपीआई ट्रांजेक्शन। ये in 2024 UPI transaction value in India was approximately rupees 247 trillion or roughly 3.2 trillion US dollar. This represents a significant increase from the rupees 183 trillion in value processed in 2023. ये असर आया है जो आम नोट देखते हैं। अब नोट की जरूरत ही नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा उपहार दिया, पूरी दुनिया इनके यूपीआई वाला जो कारनामा है उससे पूरी दुनिया पहुंचा गया। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने मंचों पर कह चुके हैं कि मुझसे कई राष्ट्राध्यक्षों ने पूछा है कि कैसे किया आपने, क्या कैसे ये हो सकता है। और जो सबसे गर्व की बात है मनीष जी, याद करिए 2014 तक हमारी क्या स्थिति थी। 2014 तक एक नेपाल में तो हमारा नोट चलता था कि वहां पे आप इंडियन करेंसी को दुकानदार ले लेते थे। उसमें भी कुछ ऐसे थे जो नहीं लेते थे, कहते थे बदलवा के लाओ, नेपाली करेंसी लेंगे। आज की तारीख में ये नोट छोड़िए, 13-14 देश हैं ऐसे जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारा चल रहा है। और 13-14 देश में कौन लोग शामिल हैं? 13-14 देशों में फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस हमारी इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है। 14 देश। ये छोटी मोटी उपलब्धि कोई आपने कभी सोचा था कि आप फ्रांस में जाकर कोई सामान खरीदेंगे और इंडियन करेंसी में खरीदेंगे, यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करेंगे और उसका पेमेंट अब इस तरह से करेंगे? तो ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में। और अभी उनकी जो असली बात है जिसका संभवतः आप लोग इंतजार कर रहे हो उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ जिसमें कभी सोचा नहीं था। ये आर्थिक के अलावा अगर और कोई मुद्दा हो तो मैं कहूँगा जरा कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। ये आपको वो बता रहा हूँ कि और जो सबसे बड़ा वो किसी ने नहीं सोचा था, इस देश में नहीं सोचा था, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था मनीष जी। और वो है जो 25 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर लाए थे। 25 करोड़ लोग। और वो IMF और वर्ल्ड बैंक का डाटा है। और उसमें एक डाटा और है वर्ल्ड बैंक का कि 17 करोड़ लोग, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, उनमें 17 करोड़ से ज्यादा लोग वो लोग थे जो एक्यूट पॉवर्टी, यानी उनको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं कि दिन में एक समय खाना मिला, कभी कभी वो भी नहीं मिला, रात में भूखे सो गए। वो स्थिति में इस देश के 17 करोड़ लोग थे 2014 में। और 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी उनको बाहर लेके आए हैं। और उसका सबसे बड़ा सामना है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा उसकी इलाज है, बहुत बड़ा उपचार है उस गरीबी का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया है। इस देश के खैराती, इस देश के मूर्ख, इस देश के धूर्त, इस देश के विदेशी दलाल वो भले ना एक्सेप्ट करें इसको, लेकिन इसको एक्सेप्ट करेगा ईश्वर। इसको एक्सेप्ट करेगा ईश्वर, क्योंकि वो जो 25 करोड़ लोग जो भोजन को तरसते थे, उनको 2 टाइम का भोजन आराम से मिल रहा है। तो उनकी आत्मा जो उनको आशीर्वाद दे रही है ना, उसका कोई काट ही नहीं है मनीष जी, उसकी कोई काट नहीं है। वो प्रभु ही के पास जा रही सीधे। और इसीलिए सारे खैराती, सारे अधेड़, ये पूरा इटालियन गैंग, ये चाहे जितनी गालियां दे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वो आदमी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँ तो खैराती पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि क्या हूँ कि वो देवत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, देवत्व की तरफ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल के अंदर एक कारनामे किए हैं। और अभी 4 साल उनके बाकी हैं। और जरा रुक जाइए, मेरा अपना इंट्यूशन बोलता है कि अभी 10 साल मोदी को इस देश में और रहना है। और 10 साल बाद अभी मनीष जी ने कहा, मैं उस समय सुन रहा था चुपचाप, कि अभी हम तीसरे पे तो आ जाएंगे। जर्मनी से हमारा करीब 0.7 ट्रिलियन का अंतर रह गया। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.5 साल के अंदर हम तीसरे पे आ जाएंगे। लेकिन मनीष जी ने उसके साथ एक बात और कही कि वो जो दूसरे और तीसरे पे हैं
उस पे हमें जरा दूर की कौड़ी है चीन वाला। तो चीन मेरे ख्याल से 15 ट्रिलियन पे है मनीष जी इसमें। और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की कमान संभाले रहने दीजिए। वो दूर की कौड़ी नहीं, हम चीन के लिए दूर की कौड़ी होगा भारत। ये कहीं नोट कर लीजिए, 10 साल लगेंगे इसमें। 5 ट्रिलियन पहुंचने के बाद भारत को 15 ट्रिलियन पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और चीन के हम बिल्कुल चीन की गर्दन पकड़ रहे होंगे, ये तय है। अभी दूर की कौड़ी हो रह नहीं गया, लेकिन शर्त केवल एक है। जब 3 ट्रिलियन था तो जब 5 ट्रिलियन की बात करते थे तो सपना लगता था। आज बिल्कुल हम 5 ट्रिलियन की तरफ एकदम से बढ़े। यदि कोरोना बीच में नहीं आया होता तो तय सी बात है, मुझे लगता है कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन चुका होता। और सबसे खास बात, यहाँ पे जिस तरह खैराती जिस तरह लगे रहते हैं, इनको जरा सोचिए कि ये कैसा खलमंडल मचाते हैं। उसके बावजूद हमारी ये उपलब्धि है। और जब भी कभी कोई बात करे तो मैं तो इसीलिए मैंने ट्विटर पे मैंने तीनों खबरें डाल दी हैं कि एक बार जरूर कांग्रेसियों से पूछिए कि 2004 में जो 10वें स्थान पे भारत था और 2014 में भी 10वें स्थान पे था भारत, तुम लोग क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो किया है तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां, जो जिनका जिक्र नहीं होता। जब भी अभी कल 26 मई जब होगी, 11 साल की बात होगी, तो सब वही जनधन योजना उसकी बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो योजनाएं वो लोगों तक पहुंच चुकी और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अब वो चीजें मैंने आज आपसे जिक्र किया जिनका जिक्र कहीं नहीं। आपको अंडे के उत्पादन पे कभी बात होती है, मछली के उत्पादन पे कभी बात होती है, दूध के उत्पादन पे कभी बात होती है, शहद के उत्पादन पे कभी बात होती है। और क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सब किसान हैं। ये कोई टाई पहन के मैनेजर साहब वहां नहीं उत्पादन करते हैं। ये आपको किसानों की ही श्रेणी में आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं मनीष जी आपके बिहार में गए थे तब नीतीश कुमार साथ था, 7-8 साल हुए। और मैं अब बताता हूँ प्रधानमंत्री मोदी का मुझे अदा क्यों पसंद है। आपके शहर से जुड़ा कोई कार्यक्रम था, उसी में बोलने गए थे और 40-45 मिनट वो बोले थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि कितनी तैयारी से ये व्यक्ति रहता है कि 40-45 मिनट वो केवल शहद के ऊपर ही बोले थे कि शहद से आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। और इतने रोचक अंदाज में बोले थे, इतना कि आप उसको सुनते रहें। मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने 40 मिनट वो बड़ा बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुना उसको। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की रुचि लेता है तो वहां उत्पादन तो दुगना होगा ही होगा। 87% आज अगर शहद बढ़ा है तो वो गांव में रहने वाले किसानों के लिए बढ़ा है, जो पैदा करते हैं। और जो बड़े आपको 5 स्टार मिलते हैं कि हम शहद की कंपनी है, पैदा वो किसानों से ही करवाते हैं। किसान उसका मेन लाभ करता किसान ही है। और ये 4 चीजें मैंने जो प्रमुख बताई, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ है। और इसीलिए अब आता हूं जरा एक और तथ्य समझिए कि ये लफंगे 4, 5, 7, 8 महीने तक दिल्ली में नंगे होके नाचते रहे। इनके पास 4-5 हजार लोगों से ज्यादा कभी जमा नहीं हुए। कभी वहां पे कोई किसान कि आज 50,000 आ गया या आज 1 लाख किसान आ गया, नहीं आया। क्योंकि वो जमीन को सुख भोग रहा है मोदी काल का। और इसके अलावा जो मिलार्ड बैठे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी थी किसान बिल पे कि 3 आदमियों की जरा वो चेक करके बताओ कि ये किसान बिल सही है या गलत है। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको आज तक मिलार्डों की बताने की हिम्मत नहीं पड़ी, आज भी उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उस कमेटी ने, जो उन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी, कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि 87% किसान इस देश का किसान बिल से सहमत है। ये रिपोर्ट थी उस कमेटी की। तो वो क्यों थी, ये रिजल्ट बता रहे हैं। ये जो 11 साल के अंदर कमाल हुआ है, तो ये लफंगे, ये डकैत जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये डकैत चाहे जितनी बातें करे, किसान को तो क्या लाभ मिल रहा है वो सामने है। बिल्कुल। और इसीलिए पूरे इकोसिस्टम के माध्यम से देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन साजिश पर बोला कि आप किसी के मौलिक अधिकार को अपने मौलिक अधिकार के लिए दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते, आप सड़क पे नहीं बैठ सकते। लेकिन इस फर्जी किसान, ये डकैतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दिया। इसका मतलब है कि पूरी इस दुर्दशा के लिए कई मायने में सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया इन फ्रॉड किसानों को, इन बेईमानों किसानों को, जिसने किसानी का आवरण ओढ़ करके उस सच को छुपाया जो किसानी के रूप में एकदम अलहदा, एकदम अलग था।